दोस्तों, क्या होगा अगर आप अपनी बोट के साथ समंदर में हो और अचानक से समंदर का पानी कहीं गायब हो जाए और बाद में आपको दिखे समंदर की खाली और वीरान जमीन। इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जिसमें वो अपने बेटे बैन का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए समंदर के बीच में आए होते हैं। ये कैरेबियन सी था। यहाँ पर सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था। बेन की मॉम समंदर में स्विमिंग करने के लिए जंप कर देती है जबकि बेन और उसके फादर फिशिंग करने में बिजी थे। लेकिन तभी अचानक से बेन की मॉम जूलियन को समुंदर में ऐसा फील हुआ जैसे कोई बड़ी सी चीज उसके आसपास चक्कर लगा रही हो। जब वो इस बारे में देखती है तो सब कुछ एकदम नॉर्मल होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसे समंदर के नीचे खींच लेता है। बेन और टॉम इस चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे क्योंकि वो फिशिंग करने में बिजी थे। वहीं डूबती हुई जूलियन अपने आप को बचाने के साथ साथ टॉम को भी बहुत सारी आवाजें लगाती है, लेकिन उस पर किसी का भी ध्यान नहीं जाता। और यहाँ पर जूलियन को फील होता है कि समुंदर का पानी पीछे की तरफ जा रहा है और टॉम भी इस चीज को नोटिस कर लेता है। वो जूलियन को देख लेता है और इसीलिए टॉम उसे बचाने के लिए पानी में जंप कर देता है। तो वही वैन बोट का इंजन स्टार्ट करके उन्हें उनके पास ले जाता है। अब टॉम जूलियन को डूबने से बचा लेता है और इसके बाद बेन और केसी उन दोनों को बोट के ऊपर खींच लेते हैं और इस तरह से जूलियन की जान बच पाती है और वो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तभी यहाँ पर केसी के बॉयफ्रेंड की उसे कॉल आ जाती है और वो नोटिस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड के पीछे शहर में बहुत बड़ा तूफान आ रहा है। ये देखकर केसी थोड़ा परेशान हो जाती है क्योंकि इस वक्त ये लोग सेफ जगह पर तो नहीं थे। ये बात वो जाकर अपने मॉम डैड को बताती है, जिसके बाद ये लोग अपनी बोट की सेफ्टी चेक करने लगते हैं। जो चेक करते हुए ये लोग नोटिस करते हैं कि बहुत सारी वेल्स और शार्क इनकी बोट के आसपास मंडरा रही हैं। लेकिन तभी इसी दौरान इनकी बोट को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे चेक करने के लिए टॉम नीचे पानी में जाता है। वो देखता है कि बोट के नीचे एक बहुत बड़ा डेंट आ चुका है, जो कि जरूर किसी बड़ी शार्क ने दिया था। ये चेक करने के बाद जब टॉम वापस आता है तो वो बुरी तरह से जख्मी होता है और ये देखकर जूलियन उसके जख्मों पर स्टिकर्स लगाती है। यहाँ पर टॉम अपनी फैमिली को बताता है कि शार्क के दिए उस डेंट की वजह से हम बोट को आगे नहीं ले जा पाएंगे और अब इनके पास सिर्फ यही ऑप्शन रह गया था कि ये किसी को मदद के लिए बुलाएं, लेकिन सिग्नल भी नहीं थे। अब इनकी इन्हीं बातों के दौरान इन्हें बाहर से एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। जब इन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बड़ा सा मेट्राइड इन्हीं की तरफ आ रहा था। वो इनकी शिप से टकरा सकता था और उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी बोट का इंजन स्टार्ट करता है, लेकिन वो जानता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसकी बोट बर्बाद हो जाएगी और ऐसा ही होता है। इनकी बोट का इंजन बर्बाद हो गया और दूसरा मेट्रॉइड भी इनकी तरफ बढ़ने लगा। अब अपने आप को बचाने के लिए ये लोग कुछ और कर नहीं सकते थे, इसलिए ये बोट के निचले हिस्से में जाकर लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। इसके बाद इन लोगों को एक जोरदार आवाज सुनाई दी और ये सभी बेहोश हो जाते हैं। जब इन्हें होश आया तो इन्होंने देखा कि इनकी बोट के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो चुका था, लेकिन उससे पानी अंदर नहीं आ रहा था। अब जब ये पूरा परिवार अपनी बोट से बाहर आकर देखता है तो यह नज़ारा देखकर हैरान रह जाते हैं। इनकी बोट के आसपास जमीन पर मछलियां पड़ी थी और इनकी बोट एक पथरीले पहाड़ जैसे इलाके में थी, जैसे ये लोग किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हो। ये जगह पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां कल रात तक पानी था वो जगह अब ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों की तरह दिख रही थी। अब टॉम जल्दी से अपना कंपास निकालता है और डायरेक्शन देखने लगता है और वो समझ जाता है कि जरूर जमीन के साथ कुछ गड़बड़ हुई है। जमीन के पोल चेंज हो गए हैं। नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल की जगह नॉर्थ चला गया था। एक और भयानक बात टॉम ने इन्हें ये बताई कि इस सब के बीच जो इंसान जिंदा जमीन पर थे वो सब मारे गए होंगे। अब केसी इस बात से बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपने आप को केबिन में बंद कर लेती है। खैर, अब जूलियन यहाँ पर अपने बचे कुचे खाने को इकट्ठा करने लगती है और टॉम सारे बर्थडे के बैलून हवा में उड़ाता है ताकि अगर कोई जिंदा हो तो उन्हें देख ले। इसके बाद टॉम रेडियो के जरिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उम्मीद तो उसे यह थी कि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आएगा, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे रिस्पांस मिलता है। ये रिस्पांस उसे एक कैप्टन ने दिया था और वो भी समंदर के शिफ्ट होने की कहानी जानता था, क्योंकि वो भी टॉम की फैमिली की तरह अपनी सबमरीन में था। कैप्टन टॉम को बताते हैं कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं वो तकरीबन एक हफ्ते में फिर से अपनी जगह वापस आ जाएंगे।
यानी कि एक हफ्ते बाद समंदर वापस अपनी जगह पर आएगा और उस वक्त इसकी लहरें बहुत खतरनाक होंगी। इसलिए कैप्टन टॉम से कहता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह देखो और वहां पर चले जाओ, क्योंकि वहां पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये बात सुनते ही जूलियन फौरन अपने बच्चों से पैकिंग करने के लिए कहती है। टॉम कैप्टन से बोलता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो क्या आप मेरे बच्चों को रख लेंगे? कैप्टन कहता है कि जरूर भाई, मैं ऐसा करना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मेरी सबमरीन के अंदर मेरा एक साथी मारा गया है और यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की ही जगह है। मैं एक आदमी तो रख सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप मेरे दोनों बच्चों को किसी तरह से रख लें। इसके बदले में आप जो कहेंगे मैं आपके लिए करूँगा। और अब इसलिए कैप्टन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद टॉम उस सबमरीन की लोकेशन का अंदाज़ा लगाता है और वह अपनी वाइफ को बताता है कि हम सिर्फ 2 दिन में वहां तक पहुंच जाएंगे, यानी कि समंदर का पानी वापस आने से पहले हम अपने बच्चों को सही सलामत वहां तक पहुंचा सकते हैं और इस तरह से हमारे दोनों बच्चों की जान बच सकती है। अब अगली सुबह ये पूरी फैमिली अपने सफ़र के लिए तैयार थी। तभी टॉम देखता है कि दूर से एक अजीब सा आदमी अपने डॉग के साथ इस तरफ ही चला आ रहा है। टॉम देखता है कि वह आदमी जख्मी था, इसीलिए उसने उसकी मदद करनी चाहिए। वो उसे पानी भी देता है। उस आदमी ने टॉम का पानी पीने के बाद उसका शुक्रिया कहने के बदले उस पर ही अटैक कर दिया और यह चीज़ दूर खड़ी जूलिया भी देख लेती है। वो आदमी अपने पास में पड़े हुए चाकू से टॉम पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। अब अपने हस्बैंड को तो वो नहीं बचा पाई, लेकिन जल्दी से वो बोट के अंदर जाती है और केबिन में अपने दोनों बच्चों को लॉक कर देती है। इसके बाद वह केसी को एक फ्लेयर गन देती है और कहती है कि इसका यूज़ तभी करना जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। अब ये बात कर ही रहे थे कि वह आदमी इनकी बोट तक भी पहुंच जाता है और उससे बचने के लिए जूलियन बाथरूम के अंदर चली जाती है और यहाँ आकर वह अपने जख्मों को सीना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो किलर इनकी बोट पर छानबीन करना शुरू कर देता है। खाना खाने के बाद जब वह जूलियन को देखने गया तो पाता है कि जहाँ से आवाज़ आ रही थी वो केबिन खाली था। दरअसल जूलियन बोट में हुए छेद से निकलकर यहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन उस आदमी का जो डॉग होता है वो जूलियन को देख लेता है और अब मजबूरी में जूलियन को उस डॉग को चुप कराने के लिए उसे मारना पड़ता है। अब जैसे ही वो उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा तो जूलियन वापस बोट के अंदर आ जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में यहाँ पर जूलियन फिर से उस आदमी के हाथों पकड़ी जाती है। वो उसे उसके बालों से पकड़ के उसे खूब पीटता है, टॉर्चर करता है। वह जूलियन का गला दबाने लगता है। अब वो किसी तरह से खुद को बचाने के लिए उससे किलर से लड़ने लगती है। कैसी जो ये सब केबिन से देख रही थी उसे याद आता है कि यह फ्लेयर गन यूज़ करने का अच्छा मौका है। वो फ्लेयर गन चला देती है जिससे उस आदमी को तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन इनकी बोट जलने लगती है। अब जूलियन जल्दी से अपने दोनों बच्चों को बचाने के लिए इस योट से बाहर निकल जाती है। खैर, बाहर जाने के बाद कैसी और बेन अपने फादर की डेड बॉडी को देखकर रोने लगते हैं। उन्होंने इस सब की बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। बेन अपने आप को दोषी मानता है कि ना मैं वो कलरफुल बलून ऊपर छोड़ता और ना यह आदमी उन्हें देखकर यहाँ आता। अब यहाँ पर जूलियन भी अपने हस्बैंड से लिपट कर रो ही रही कि तभी वो देखती है कि वो किलर उनकी जलती हुई बोट से बाहर निकल आया था और अब इसीलिए उनके लिए यहाँ पर रुकना सेफ नहीं था। इसलिए वो अपने दोनों बच्चों को लेकर यहाँ से भागती है। अभी ये सब बातें ही कर रहे थे कि जूलियन ने देखा कि वो क्लब अभी भी इनके पीछे ही है। अब इसलिए ये तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए यहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग थक भी चुके थे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखते हैं वो किलर इनके पीछे ही होता था। अब ये लोग रुकते नहीं हैं, लगातार भागते रहते हैं और भागते भागते एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर जहरीला पानी मौजूद था। यहाँ से निकलते वक्त इनकी हालत खराब हो गई और जूलिया को एहसास हुआ कि बेन डिहाइड्रेटेड हो चुका है। इनके पास पानी की कुछ आखिरी बूंदें थी जो कि इन्होंने बेन को दी। जूलियन के कहने पर इन लोगों ने फिर से चलना शुरू किया और आगे बढ़ने पर इन्हें एक प्लेन दिखाई दिया जो कि कभी सालों पहले तबाह होकर समंदर में गिर गया होगा। ये लोग उस प्लेन के अंदर छिप जाते हैं और जूलियन एक आखिरी बार अपनी फैमिली फ़ोटो देखती है जो कि इन्होंने कल रात ली थी। इस फोटो को देखकर सभी लोग टॉम को याद कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी और ये लोग थक भी चुके थे और कैसी और बेन सो चुके थे, लेकिन जूलियन बेचैन थी।
वो प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन वो पाती है कि रात के अंधेरे में भी किल ने इनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। किल भी इसे देख चुका था। यहाँ पर जूलियन सोने की एक्टिंग करती है और जैसे ही किल इसके करीब आता है, यह उस पर अटैक कर देती है। और इस बार जूलियन गुस्से में थी। वो उस पर इतने हमले करती है कि उसकी इस बार जान ले लेती है। और अब जूलियन भी सुकून की नींद सोती है। अब अगली सुबह जब ये उठे तो देखते हैं कि किल की बॉडी बहुत बुरी हालत में थी, जिससे इन लोगों को अंदाजा हो गया कि यह खाली समंदर भी बहुत खतरनाक है। खैर, अब इन्हें वहां तक पहुंचना था जहां पर वो कैप्टन की सबमरीन थी। अब जहां पर जूलियन अपना मैप देख रही थी, वहां से आगे जाने के लिए बेन को बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो आगे जाकर पास ही के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलियन ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था, क्योंकि यह तालाब जहरीला था। कि तभी जूलियन को यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे केकड़े इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, जिनसे बचने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया। और दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेनर्स भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोग ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी लोग एक कंटेनर में जाकर खुद को अंदर लॉक कर लेते हैं। और जूलियन कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ा लगती है। वो दरवाजा खोलने की भीख मांगती है। केकड़ों की एक बड़ी भयानक सेना इनके पीछे थी। अब उनसे बचने के लिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ गए। अब जूलियन जैसे ही ऊपर चढ़ती है, क्रेब उसे काट लेता है, लेकिन वो किसी तरह से उसे हटाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब केसी अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। जिसके बाद केसी और बेन देखते हैं कि वो क्रैब्स उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद उन लोगों पर इन केकड़ ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से इन केकड़ को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते। खैर, अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे क्योंकि वो आगे जा चुके थे। अब ये देखकर जूलियन की जान में जान आती है। अब जूलियन केकड़े के काटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन अपने इकट्ठा किए हुए वेपन्स को सेट करता है। खैर, अब इसके बाद जूलियन उस कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी सी क्रीचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज़्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है और इसीलिए ये समुद्री क्रिएचर फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। अब इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि उस सबमरीन तक जाने के लिए इन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी भागदौड़ में इनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बैन उसे देख लेता है। ये लोग अब तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहां से आगे बढ़ते हुए इनकी किस्मत एक बार और धोखा देती है। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहां पर जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया। वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में अपने भाई को बचाओगी। और अब इसीलिए कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब ये लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो इन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है जो कि बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन इन्हें बताता है कि देखो, अब मेरे बचने के चांसेस ज़्यादा नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं। ये बात सुनकर कैसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ी। वहीं जूलियन की तरफ फिर से उनके केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर वो अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कोई क्रेब आकर उस पर हमला करता, कैसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूलियन यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और ये लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। और तभी एक बड़ी सी भयानक समुद्री लहर इन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो 100 फीट ऊंची थी, दिखने में भयानक लग रही थी। वो जोरदार तरीके से इनकी सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे ये लोग बेहोश हो जाते हैं। जूलियन को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समंदर की वो बड़ी लहर इनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है।